आजकल सभी राजनीतिक दल और सरकारें यही बात कहती हैं कि हमारी सरकार का लक्ष्य है गरीब तक, शोषित वर्ग तक विकास को पहुंचाना। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? क्योंकि देखा जाए तो आज भी एक ऐसा वर्ग है जिसके पास विकास नहीं पहुंच पाया है और जो अपनी आवाज को उठा नहीं पाता है, अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ पाता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल है सर, जिस क्षेत्र से आप आते हैं आदिवासी बाहुल्य इलाका है और अभी मोदी सरकार की ही केंद्र सरकार की कहें तो एक रिपोर्ट आई जिसमें ये दिखाया गया कि आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार में मध्य प्रदेश टॉप पर है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, देश की आबादी का काफ़ी बड़ा भाग मध्य प्रदेश में है। केवल जनसंख्या की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से जहां 7.5 करोड़ आबादी मध्य प्रदेश में है, वहीं 22% आबादी जनजातीय समुदाय के, करीब 2 करोड़ आबादी जनजातीय समुदाय की मध्य प्रदेश में है। और जब उन क्षेत्रों की जब बात हम करते हैं तो स्वाभाविक तौर से सरकार ने नए नए प्रयोग, नए नए इनिशिएटिव्स मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज जी ने प्रारंभ किया है। क्योंकि पिछले समय जो स्थिति थी, उस समय जनजातीय समुदाय के बारे में क्या धारणा थी, किस प्रकार की परिस्थिति थी, जो चुनाव का जो समय था, ख़ास तौर से 18 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितना समर्थन जो मिलना चाहिए था, वो समर्थन हमको नहीं मिला। कुल हमारे पास 14 या 15 एमएलए हम जीते थे 47 में, 47 जनजाति जो क्षेत्र और बाकी डोमिनेटेड क्षेत्र हैं। तो ऐसा अगर पूरे समीकरण को देखेंगे तो ये संख्या में कमी आई। इसके कारण सरकार बनाने में हम उस समय असफल हुए, परंतु दोबारा सरकार बनी। और जब दोबारा सरकार बनी तो एक प्रयास हम लोगों ने किया, इन सब चीज़ों को आकलन करने के बाद। जनजातियों के बारे में कभी किसी सरकार ने उनके इतिहास को, उनके सम्मान में किसी प्रकार के कोई इजाफा नहीं हुआ। वो हमने एक नए इनिशिएटिव के साथ में प्रधानमंत्री जी ने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया और भारत के इतिहास में जनजाति गौरव दिवस पूरे देश में मनाया गया भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर, अभी पिछले 15 नवंबर को। और उसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं 15 तारीख को गए थे और देश में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। वैसे भी हम लोग काम ट्राइबल क्षेत्रों के लिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, उनके विकास के अनेक योजनाओं के लिए हो, लगातार हर क्षेत्रों में हमने किया है और करते रहे हैं। हमने इस पे कभी कोई कमी नहीं आई। परंतु चुनाव का एक वातावरण था, माहौल था, नए नए प्रयोग कांग्रेस ने थोड़ा उस समय किया लोगों के लिए, उनको रोभाने के लिए, जनजातियों के लिए। तो कई तरह के उन्हें प्रलोभन दिया और शायद इसके कारण है हमारे क्षेत्र की जनता ने उनके इस झूठे लोक लुभावने विचारों को ध्यान में रखते हुए उनके समर्थन में उन्हें वोट कर दिया। ये एक बड़ा कारण बना। परंतु आज हम देश भर के दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो सभी जनजातीय क्षेत्रों में देश में हमने अनुभव किया है। आज पूरे भारत में विशेषकर जनजातीय समुदाय या जनजातीय उनकी संस्कृति, परंपरा और इतिहास को पूरे देश भर में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये हम इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमको निरंतर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। लोगों में अवेयरनेस, जनजातीय समाज को जागरूक करना, उनके जो मूलभूत अधिकार हैं उनके बारे में बातचीत करना और उनको विधिवत संविधान सम्मत जहां इस प्रकार के कोई कानून को लागू करना है या उनका क्रियान्वयन करना है, तो इस दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। अगर पैसा एक्ट की बात करें तो कुछ समय पहले ही संसद से ये पास हुआ था और आप लोग पूरे देश में पैसा एक्ट लागू किया जाए इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? आदिवासी परिषद क्या कर रहा है? देखिए, इस समय देश में जब ऐसे पीसा कानून है, जब पार्लियामेंट में पास हुआ तो
इस रिकमेंडेशन के आधार पर 74वां संविधान संशोधन भारत के संविधान ने लागू किया, पास किया, पंचायत एक्सटेंशन कानून। तो हमारे जो रिकमेंडेशंस थे, 10 ऐसे स्टेट चिन्हित किए गए थे जो हमारे टीएसपी प्लान में आते हैं। कुछ नए स्टेट है इसमें से बाइफर्केट हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार का हिस्सा। तो ऐसे अलग अलग है, कुछ स्टेट है उसके अंदर शामिल है। ऐसे 10 स्टेटों में इस पीसा कानून के बारे में कल्पना हुई थी और आज लगभग 25-26 साल हो गए। मैं ये आज कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ में कि अभी पिछले इसी महीने में 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर एक बैठक हुई पिछले महीने में पीसा को लेकर। कभी ऐसा हुआ नहीं। तो ये हम मोटे तौर से इसको ये कह सकते हैं कि हम इस दिशा में आगे सोच रहे हैं और राज्यों को दिशा निर्देश है। केंद्र ने तो ये कानून बना दिया, अब राज्यों को इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन अपने राज्य के अंदर इस कानून का पालन करें, अपने विधानसभा के अंदर इसकी संस्तुति करें और इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने राज्य में जो 10 राज्य हैं उनमें होना चाहिए, ताकि वहाँ पर इस सत्ता का एक प्रकार का विकेंद्रीकरण हो और वहाँ के लोगों को जो मूल जो अधिकार हैं, ग्राम सभा को जो पावर्स हैं, वहाँ के लोगों के लिए जो हमारे फॉरेस्ट के अंदर जो हमारे नल्स हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनको स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिल सके, ट्राइबल को मिल सके। इस प्रकार के बहुत सारे उसके अंदर प्रोविज़न किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये होगा तो ट्राइबल सशक्त होगा, ट्राइबल आर्थिक दृष्टि से भी आगे कुछ कर पाएंगे वो, और इनकी ताकत भी बढ़ेगी और एक प्रकार का उनमें अवेयरनेस जागृत होगा, क्योंकि ग्राम सभा को पावर है और ग्राम सभा को जब पावर है तो निर्णय करने का अधिकार भी उस संस्था को है। तो इस प्रकार के अधिकार संपन्न उसको बनाया गया है और इसीलिए यहाँ से कोशिश हो रही कि राज्य सरकार इस दिशा में सोचे और राज्य सरकार आगे बढ़े, अपने राज्य के अंदर वहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कैसे लागू कर सकते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ये राज्यों को तय करना चाहिए। नए साल पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एक बार फिर से तोहफा देने जा रहे हैं। किसान निधि सम्मान देने जा रहे हैं। 10 करोड़ किसानों के खाते में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए देने वाले हैं। इसके बावजूद किसान लगातार एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरकार का कमिटमेंट रहा है कि हम किसान की आय को बढ़ाएंगे। उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार अपने तरीके से ले रही है और आज मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री सम्मान निधि जब प्रारंभ हुआ देश में, तो उस समय उनने कुछ फीलिंग रखा। बाद में ये अनुभव आया कि किसान देश का है और इसीलिए हमने सब किसानों को इसके अंदर शामिल किया है। कोई भी किसान हो, अगर किसान है तो उसको सम्मान निधि मिलना चाहिए और एक बहुत बड़ा सरकार ने फिर बाद में निर्णय किया और सब देश के किसानों के हित में फैसला लिया। आज हमारे जितना भी सम्मान निधि, जिन जिन राज्यों के अंदर, कई ऐसे राज्य थे जो कभी इस पर रुचि नहीं लिए, पर ये जो 6,000 रुपये राशि है, एक प्रकार की हम किसानों के लिए जो मदद है, सहायता है, उसके लिए सम्मान निधि का प्रयोग किया गया है। और मुझे लगता है कि आज धीरे धीरे इसकी संख्या में वृद्धि हुई है। जो राज्य इसमें पीछे थे, जिनने रजिस्टर नहीं करवाया, आज धीरे धीरे वो राज्य भी इसमें शामिल हो रहे हैं और आज पूरे देश भर में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में हम किसानों को सम्मान निधि दे पा रहे हैं। और इसी क्रम में ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी ने उनके अकाउंट में पैसा पारदर्शी तरीके से एक साथ एक जगह बटन दबाकर क्लिक करके उनके अकाउंट में ये पैसा रिलीज कर रहे हैं। तो एक नया प्रयोग भी हमको कोविड से भी मिला। ये नई टेक्नोलॉजी को और हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं, ये भी एक नया प्रयोग हुआ। जहां आशंका होती थी लोगों में, ये पारदर्शी तरीके से ये काम हो रहा है। तो ये सब तरह के प्रयोग और आइडियाज़ भी इस
कोविड से भी निकल कर के आए हों, और इससे हम किसानों को भी एक प्रकार का जो अगर यहाँ से 6,000 रुपये 2,000 हम जो उनको किस्त देते हैं वो निरंतर उनको मिल रहा है, उनके खाते में जा रहा है। तो ये एक पारदर्शी तरीके से ये काम भी हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी का ये इनिशिएटिव से जहाँ तक किसानों के लिए खाद बीज का भी सवाल है, हमारे यूरिया के जगह आज नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं, और हमारे ऐसे कई क्षेत्र हैं किसान के क्षेत्र में। हार्टिकल्चर को हमने बहुत प्रमोट किया है, ताकि स्थायी व्यवस्था होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से किसान के पास पैसे आय का साधन कैसे बन सके, फिशरीज के लिए अभी नरेगा में आपने देखा होगा हमारे कन्वर्जेंस के अंदर फिशरीज को हमने बहुत प्रमोट किया। जितने भी तालाब थे वहाँ पर हमारे मछली पालने वाले लोग हैं, और उनकी जिम्मेदारी हमने महिलाओं को दिया। SHG जो ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको हमने दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है, नरेगा से कोविड से लोगों को हम काम भी दे रहे हैं, स्थायी व्यवस्था भी बना रहे हैं। हमने जितने भी हमारे अलग अलग क्षेत्र के जो फ्रूट्स हैं अलग अलग, उनमें इसकी क्रॉप भी बढ़ी है नए दलहन के क्षेत्र में। ये इसके कारण संभव हुआ है, जो नरेगा से जैसे मेड़ बंधान बन गया, तालाब बन गया, और हार्टिकल्चर के लिए खेत की खुदाई हो गई, जो मजदूरी है उस पर उन्हें नरेगा से पैसा दे दिया, पौधे लग गए, प्लांटेशन हुआ। पर्यावरण को भी एक प्रकार के इससे बहुत जो नुकसान होता था उसकी भरपाई भी हम नरेगा से कर पाए हैं। और इसके पीछे आज नरेगा में हम आज भी कह रहे हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में इसका उपयोग हम कर पा रहे हैं, मुझे लगता है देश भर में कोई राज्य जैसे बाकी नहीं है। हमारी यूटी भी पीछे नहीं है इसमें। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम जो काम करेगा, जिन क्षेत्रों में लोग अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है, तो उसका एक बहुत बड़ा प्रयोजन हमने नरेगा से किया है। और मैं कह सकता हूँ कि ग्रामीण विकास एक ऐसा विभाग है जो अलग अलग फिशरी है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे पोल्ट्री डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग है, हमारे इन क्षेत्रों को हमने बहुत इससे ग्रामीण विकास से लिंक किया है, और उनको कन्वर्जेंस के माध्यम से इन क्षेत्रों को भी सहायता। फॉरेस्ट का है, बहुत बड़े हिस्सों में प्लांटेशन के काम भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर हमने काम किया है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, ये चीज़ों का बहुत बड़ा इजाफा इस समय हुआ है और स्थानीय लोगों को काम मिला है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, क्या आपको लगता है कि इसका असर चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, अभी राज्य सरकारें कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने अपने राज्यों के अंदर, क्योंकि पूरे देश में डीजल पेट्रोल के बारे में जो परेशानियां थे, प्राइस राइज थोड़ा हमारे बढ़े, परंतु ये कभी अप डाउन भी होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। अभी कुछ समय धीरे धीरे कम भी हुआ। राज्य सरकारों ने थोड़ा इनिशिएटिव्स लिए, तो वहाँ अपने राज्य के अंदर जो टैक्स वगैरह है उसको कम किया, तो इसके कारण आज सामान्य तौर से लोग सामान्य स्थिति में आ रहे हैं। ये बात सही है, कठिनाई है। अब हम नल का भी प्रयोग कर रहे हैं, इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये भी एक नया कंसेप्ट है, नया प्रयोग है कि अगर इस दिशा में सोचेंगे तो कंपैरिजन जितने रेट्स पे अंतर आएंगे तो हम कम रेट पे हम इसको यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। नल का ये ज़रूरी हो गया है, और मुझे लगता है कि डीजल पेट्रोल से कितना प्रभाव पड़ेगा ये कहना तो मुश्किल है, पर फिर भी सरकार की ओर से जो अच्छा हम कोशिश कर सकते हैं, रेट कम हो, लोगों को हम सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराएं। राज्यों से भी हमने अपील किया है कि राज्य भी अपने राज्यों के अंदर जो सहायता किसानों के लिए दे सकते हैं, आम आदमी को दे सकते हैं, हमारे इससे जुड़े हुए लोग हैं, सेक्टर से उनके लोगों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रयास हर स्तर पे हो रहा है, और मुझे लगता है कि यही हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो हम धीरे धीरे इनिशिएटिव लेकर के इसको थोड़ा कम कर रहे हैं, इससे लोगों को रिलीफ मिले।
ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ इनकम टैक्स के छापे भी पड़े। विपक्षी दल लगातार चाहे सीबीआई हो या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इसका मिसयूज करने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अब ये विरोधी दल के लोगों का काम है, विपक्ष का काम है, जो चीज़ उनको पसंद नहीं है गलत खुद करेंगे और आरोप सरकार पर लगाएंगे। तो देखिए, ये स्वभाव बन गया है और मुझे लगता है कि इस प्रकार का एक नेचर आमतौर से हमारे पॉलिटिकल पार्टी, विशेषकर विरोधी दलों के लोगों का, देखिए ये संस्था है, संस्था का काम है, ये इंडिपेंडेंट संस्था है, स्वच्छासी है, अपने तरीके से काम करती है, वो अपने तरीके से सब चीज़ों की ये छानबीन करती है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। और इसीलिए ये कहना कि सरकार के इशारे पर होता है, देखिए लोग आजकल इतने एक्टिविस्ट हो गए हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं, ये सारी चीज़ों की सूचना तंत्र विकसित हुआ है और इस सब चीज़ों में कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार के, देखिए ये इस बात को हम कह सकते हैं कि जहाँ पर इस प्रकार के छापेमारी हुए हैं उनके पास कितना धन, लोगों को अखबारों में, मीडिया में भी आए हैं कि इस प्रकार की संपत्ति, अवैध संपत्ति लोगों के पास है। तो आखिर में ये सूचना भी कहीं ना कहीं उनको, उस तंत्र को दिया ही गया होगा, किसी ने दिया होगा। अब ये कहें कि सरकार है केंद्र में तो सरकार के द्वारा इस प्रकार के काम कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के आरोप लगाना बिल्कुल सही नहीं है। ये एक ऐसा तंत्र है, यही अपना खुद काम करती है और इसलिए सरकार से इसका कोई वास्ता नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे कोई आरोप और प्रत्यारोप का ये जो हमारे विरोधी दल के लोग लगाते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। वर्तमान में अगर बात करें तो तमाम राजनीतिक दल चुनावी रैलियों में फ्री बिजली, पानी, टैबलेट, मोबाइल देने की घोषणा कर रहे हैं। भारतीय राजनीति पर आपको क्या लगता है, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस प्रकार के जो प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देखिए इससे इस देश के भविष्य के बारे में, देश के आम नागरिक को कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये कोई स्थायी समाधान भी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज मूलभूत सुविधाएं, बच्चों के लिए हो, आम आदमी के लिए हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे रोड हो और चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना, कनेक्टिविटी है, आईटी सेक्टर को आप देखिए, आखिर में हेल्थ सेक्टर, आईटी सेक्टर, हमारे जो वृद्धजन हैं, दिव्यांग हैं, इस प्रकार के लोगों को भी मदद करना। आखिर में हमारा जो मूल मंत्र है, मूल जो लक्ष्य है कि आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी को लाभ कैसे मिले, समाज के मुख्य धारा से वो जुड़े, समाज के बराबरी में खड़े हो, ये एक जो भाव है, मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में सोच रही। इसके अलावा एक और सवाल है मेरा, धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में कालीचरण को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने ही संरक्षण दिया था मध्य प्रदेश में। महात्मा गांधी, इसलिए उसका नाम परम पूज्य महात्मा गांधी का जो नाम आज स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, देश की आज़ादी के लिए जिनका योगदान, जिनने अगुवाई किया, देश आज़ाद हुआ। कांग्रेस को भी कहा आज़ादी के बाद आप इसका उपयोग बंद कर दीजिए, कांग्रेस ने नहीं माना। कांग्रेस ने आज क्या स्थिति होगी। तो देश के लिए जिनने संघर्ष किया, देश को एक दिशा दिया, देश के समाज को हर मोड़ में उनने योगदान किया। तो ये महात्मा गांधी का योगदान हम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। और ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई भी व्यक्ति अगर सोचता है तो ये तो गलत है। आखिरी सवाल, संसद में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने तमाम बिलों को पास करवाया,
विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि क्योंकि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, इसलिए वो विपक्ष के साथ चर्चा करने को तैयार ही नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हम तो हर समय खुली चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। हर सत्र में हमने देखा, बार बार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमारी सरकार की ओर से भी हमने कहा कि भाई आप अपना विषय रखिए, हाउस में अपनी बात को, हाउस सबका है, सबको स्वतंत्रता है, हाउस में सबको अधिकार है। हमने तो कभी रोका नहीं। हमने कहा भी कि भाई आप अपनी बात हाउस के अंदर, बाहर क्या राजनीति करते हैं नहीं करते वो आपका विषय है, परंतु हाउस के अंदर हाउस तो सबका ही है। और इसीलिए हाउस की एक व्यवस्था है, संसदीय मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुरूप नियमों के तहत आप हाउस के अंदर अगर कोई विषय को रखना चाहते हैं तो आप अपने नियमों के आधार पर रख सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, आपको रोका किसी ने नहीं। अब ये कहना कि हमको सुनना नहीं चाहिए या हमको सुना नहीं जाता, ये तो गलत है। देखिए, हर व्यक्ति को ये अधिकार है, हर सांसद को, हर जनप्रतिनिधि को वो अपनी बात हाउस के अंदर रखे। तरीका यही है कि उसका तरीका क्या हो वो खुद तय करें। वो नियम बने हैं, उस नियम के आधार पर उनको अपनी बात रखना चाहिए। और इसलिए केवल आरोप लगाना है। अब जैसे ये अभी घटना हुई, भाई टेबल में चढ़ गए लोग, इस प्रकार की अभद्रता उस हाउस की मर्यादा है, चेयरमैन है, एक संसदीय परंपराओं का ध्यान है। दुनिया के लोग देखते हैं कि हम एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं, हम लोग अपनी बात रखते समय तो दुनिया के लोग देखते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इस प्रकार के सम्मानी भाषा का उपयोग करना चाहिए, संसदीय परंपरा का पालन करना चाहिए। तो ये तो कुछ नहीं है। अब केवल किसी विषय को हमको विरोध करना है तो कुछ ना कुछ करना है, हाउस को भी चलने नहीं देते इस प्रकार के। तो ये जो कार्रवाई हुई, तो ये हाउस को ये अधिकार रहता है कि अगर कोई असंसदीय परंपरा का निर्वहन करता है, असंसदीय भाषा का उपयोग करता है, गलत ढंग से वो हाउस में अपने पक्ष को या उसमें कुछ करता है, तो हाउस को ये अधिकार है, स्पीकर को अधिकार है उस पर उनको संज्ञान में लेना, कार्रवाई करना, ये इसका अधिकार का विषय बनता है। उसमें हमारा आपका कुछ नहीं, ये हाउस का है। हाउस के क्या व्यवस्था है, उस हाउस को संचालन करने के लिए वो स्पीकर है, सभापति है, पीठ है, वो तय करता है। अब उसको लेकर के ये सारी व्यवस्था है। बाहर क्या परिस्थितियां हो रही राजनीति में, उसको लेकर आप यहाँ बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं, इन सबको लेकर के विरोधी दल के लोग अगर ऐसा प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं कि सरकार के द्वारा ऐसा कराया जाता है, तो ये सब ठीक नहीं है। ये सब दुनिया के लोग देखते हैं, हम तो कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी सत्र के अंदर हमने नियमित हाउस चले, हमारा ये प्रयास है सरकार की ओर से कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाउस में अपनी बात कह सके, जनता की समस्या की आवाज़ों को उठा सके, उनकी समस्याओं के समाधान का एक प्लेटफार्म है। हम वहाँ अपनी बात को ठीक समय से रखें, हमारा पक्ष कैसा होना चाहिए, किन किन विषयों को लेकर के होगा, उसमें हम लोग कई बार सर्वमतेन भी कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के विषय अगर हाउस में रखने लायक है तो हम सबसे बातचीत करते हैं। और इसीलिए एक फॉरम है स्पीकर के अध्यक्षता में कि ये जो भी विषय, हमारे जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पे सारे नेताओं के व्यूज को जानते हैं, उस बैठक में वो रहते हैं और उस बैठक के आधार पर जो निर्णय हमारी हाउस की जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर जो बैठक है तय होती है, उस आधार पे हाउस का संचालन होता है। तो ये तो हाउस को सोचना पड़ता है, उसके भी पैनल है, हर नेता को बुला करके बातचीत किया जाता है, बैठक में अपनी बात कहते हैं, उस आधार पे फिर हाउस आगे बढ़ता है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को
जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।